टिकटों का वितरण हो चुका है। हाँ, इसके बाद क्या कुछ आप देखते हैं मध्य प्रदेश में, किस तरीके के सीन बनता दिखता है आप? कहीं न कहीं एरर ऑफ जजमेंट ज़्यादा हुआ है। क्या जो दिख रहा है कि कांग्रेस कहीं कुछ ज्यादा कुछ गलतियां कर बैठी है? अपने लोगों को टिकट देने की बात होती है, तो फिर जीतने हारने का जो मापदंड होता है, वो किनारे रह जाता है। कमलनाथ ने जब शिवपुरी वाले एपिसोड पे कह दिया कि आप कपड़े फाड़िए दिग्विजय सिंह और जयवर्धन के, ये कितना नुकसान पहुंचा? एक जो डिप्लोमेसी होती है, वो डिप्लोमेसी कमलनाथ में नहीं है। 2008, 2013, 2018 तीनों चुनाव में चेहरा था बीजेपी के, शिवराज जी चेहरा थे। इस बार चेहरा कोई नहीं, सामूहिक नेतृत्व में जाना पड़ा है। न तो एंटी इनकम्बेंसी की बात की है, न चेहरे को किनारे करने की बात की है। ये आपका अपना सोचना है। नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 PM मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में चुनावी सरगर्मियां पूरे उफान पर हैं। 5 राज्यों में चुनाव हैं, जिनमें मध्य प्रदेश सबसे ज्यादा लोगों की निगाह में है। देश के दिल मध्य प्रदेश में सीधी टक्कर कांग्रेस और बीजेपी में है। अन्य दलों ने भी अपने उम्मीदवार उतारे हुए हैं। सभी की निगाहें टिकटों के वितरण पर थी। टिकटों का वितरण हो चुका है। अब टिकटों के वितरण के बाद क्या कुछ समीकरण बन रहे हैं, क्या संभावनाएं बनती हैं? अभी दोनों ही दलों में टिकटों के बाद भारी विरोध के सुर भी देखने को मिल रहे हैं, आंदोलन प्रदर्शन भी हो रहे हैं। जो सारे हालात हैं, इन पर बात करने के लिए हमारे साथ आज एक खास मेहमान हैं। मध्य प्रदेश के बेहद वरिष्ठ पत्रकार, विश्लेषक, आपका 5 दशकों का अनुभव है। मध्य प्रदेश जब साझा होता था, छत्तीसगढ़ नहीं बना था, तब से लेकर अब तक बहुत सारे चुनाव और देश के चुनावों में भी आपने कई बार अपनी भूमिकाएं दिखलाई हैं और ऐसे विश्लेषक हैं जिनकी बातों को लेकर बहुत प्रमुखता से सुना और देखा जाता है। तो ऐसे ही वरिष्ठ पत्रकार श्री गिरिजाशंकर जी हमारे साथ हैं। आइए हम उन्हीं से सारे हालातों पर बात करते हैं। भैया, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। टिकटों का वितरण हो चुका है। हाँ, इसके बाद क्या कुछ आप देखते हैं मध्य प्रदेश में, किस तरीके के सीन बनता दिखता है आप? देखो, चुनाव की तैयारियां या जिसको चुनाव प्रचार कहें, वो तो पिछले कई महीने से भाजपा और कांग्रेस का शुरू हो गया था, चुनाव घोषणा होने के पहले ही। और बहुत साफ सीन था कि कमलनाथ लीड करेंगे कांग्रेस के कैंपेन को और शिवराज सिंह चौहान बतौर मुख्यमंत्री वो बीजेपी की कैंपेन को। हालांकि कुछ इस तरह का परसेप्शन भी बना बीजेपी के अंदर कि शिवराज सिंह को हाशिए में किया जा रहा है, हाईकमान टेक ओवर कर रहा है, सब कुछ है, लेकिन वो ऐसा कुछ सामने आया नहीं। और वो सारा कुछ जो है चुनाव शिवराज वर्सेस कमलनाथ के रूप में उभर गया है। सबसे मुश्किल दौर होता है पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए चुनाव में जाने के लिए प्रत्याशियों का चयन, क्योंकि ऐसा कोई साइंटिफिक मापदंड नहीं है जो ये बताए कि ये फला कैंडिडेट जीत रहा है या दूसरा नहीं जीत रहा है। तो वो अनुमान के आधार पर, बहुत सारे दूसरे और मापदंड के आधार पर तय करते हैं। तो उसमें कई बार एरर ऑफ जजमेंट की गुंजाइश भी रहती है और वो हम देख रहे हैं। देखिए, चुनाव में टिकट बंटने के बाद कांग्रेस और बीजेपी दोनों में किस कदर बगावत हो रही है। तो कहीं ना कहीं एरर ऑफ जजमेंट ज़्यादा हुआ है, ऐसा लगता है। अब इसके बाद जो है वो एक केवल खाना पूर्ति है कि आप चुनाव प्रचार में जाएं, भाषण दें और बात कहें, जिसका सिलसिला काफ़ी पहले शुरू हो चुका है। तो अब नया कुछ कहने के लिए बीजेपी और कांग्रेस के पास कुछ है नहीं। होगा ये कि आने वाले दिनों में दोनों ही पार्टी के बड़े नेता जो हैं, जिनके आने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है, उनके दौरे कुछ बढ़ेंगे, कुछ और नई बातें होंगी और लोगों को तय करना होगा कि हम किस तरफ जाएं। जजमेंट ऑफ एरर की आपने बात की, तो क्या जो दिख रहा है कि कांग्रेस कहीं कुछ ज्यादा कुछ गलतियां कर बैठी है? कैसा आप देखते हैं? जो टिकटों का ये माना जा रहा था, जब पहली सूची आई थी तब कहा था बहुत अच्छी सूची है, दूसरी सूची को भी लगभग ठीक माना गया, कुछ जगहों पर ऐसा लगा कि शायद कुछ गलती हो गई। लेकिन अब जो बगावत हो रही है, कांग्रेस तो ये आरोप लगा रही है कि ये बीजेपी करा रही है, उसके द्वारा प्रदत्त है। इस पे आपका कमेंट? नहीं, कोई नहीं कराता। दरअसल देखिए, ऐसा है कि कमलनाथ जो पार्टी के अध्यक्ष हैं प्रदेश के, उन्होंने बहुत पहले कहा था कि हम 4 महीने पहले प्रत्याशी घोषित कर देंगे और तैयारी हमारी हो चुकी है, लेकिन वैसा कुछ हुआ नहीं। मुश्किल दरअसल क्या है कि ये एरर ऑफ जजमेंट होना एक तो स्वाभाविक है, लेकिन कई बार ये एरर ऑफ जजमेंट बढ़ जाता है जब आप
दो तीन तरह के मापदंड को एक साथ कर लेते हैं। चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, उनका जो दावा हमेशा रहा है कि हम सर्वे के आधार पर टिकट देंगे। अब सर्वे के आधार पर टिकट देने की बात तो की जाती है, लेकिन होता दरअसल ये है कि जो बड़े नेता हैं उनका अपना आग्रह या उसको दबाव कह सकते हैं, उसके सामने सारे मापदंड सर्वे सब जो है वो किनारे रह जाते हैं। आप देखें कांग्रेस में भी क्या हुआ कि कमलनाथ को प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहना पड़ा कि ये टिकटें तो दिग्विजय सिंह ने दी हैं, या इस तरह का हुआ है। मैं उसी पे कहने वाला था कि उनके जो दोनों का हाँ, संवाद था। तो इसमें क्या होता है दरअसल, जब अपने अपने लोगों को टिकट देने की बात होती है तो फिर जीतने हारने का जो मापदंड होता है वो किनारे रह जाता है, और यही सबसे बड़ा एरर ऑफ जजमेंट है, जिसकी ज़्यादा संभावना कांग्रेस में दिख रही थी, जो हुई। बीजेपी में थोड़ी कम हुई है, क्योंकि वहाँ पर हाईकमांड इतना तगड़ा है कि जो दिग्गज नेता हैं वो अपनी बात दबी जबान से तो कह सकते हैं, लेकिन वो दबाव नहीं डाल सकते कि इन प्रत्याशियों को जो मेरे समर्थक टिकट दो। तो जाहिर है कि वहाँ थोड़ा कंपेरेटिवली कम असंतोष दिख रहा है। यहाँ ये माना जा रहा था जैसे इंडिया अलायंस बना मध्य प्रदेश में, भले ही अब ताकत तीसरी नहीं बची है, लेकिन कुछ 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 जगहों पर वो खेल बिगाड़ा करती है। अब ये आ रहा है कि जो समाजवादी पार्टी के प्रमुख हैं, मुखिया हैं, अखिलेश यादव कुछ खफा से हैं, उन्हें 6 सीटों की बात करी, 6 टिकटें मांगी थी, वो नहीं मिल पाई। मायावती 111 उम्मीदवार अब तक उतार चुकी है, आप भी मैदान में हैं। तो ये सब चीजें हैं, क्या कांग्रेस को ज्यादा नुकसान होते देखते हैं या बीजेपी को भी इससे कुछ नुकसान होने वाला है? देखिए, इंडिया अलायंस में बीएसपी तो कोई पार्टनर थी नहीं। नहीं थी। सपा और आप, जी। इन दोनों के साथ में बातचीत चल रही थी और सिलसिला आगे बढ़ रहा था। जाहिर है कि वो सिलसिला लोकसभा के लिए था, लेकिन उसको विधानसभा चुनाव में भी एक्सटेंड किया जा सकता था बड़ी खूबसूरती के साथ। जो दिल्ली की लीडरशिप है इन पार्टियों की, वो इसको लेकर बहुत गंभीर नज़र नहीं आई, और कमलनाथ जो मध्य प्रदेश के मुखिया हैं कांग्रेस के, वो इस पक्ष में थे ही नहीं। और बात कुछ इस तरह बिगड़ गई कि जो एक सौहार्दपूर्ण मुलाकात या बातचीत जो होनी चाहिए थी दोनों पार्टियों के नेताओं के बीच में, वो हो नहीं पाया, और जो एक तल्खी का वातावरण बन गया, तो उसका नुकसान कहीं न कहीं कांग्रेस को होगा। क्योंकि यदि कुछ सीटों पर सपा और कुछ सीटों पर आपके साथ कांग्रेस लड़ती, तो उसकी गुंजाइश जो है जीतने की बढ़ सकती थी। देखिए 2018 की जो सरकार गई, जब 18 में सरकार आई थी, तो कहीं ना कहीं ये बार बार सवाल हुआ उठा कि ये नुकसान यदि हुआ तो दिग्विजय सिंह ने जो सिंधिया को उकसाया, या कमलनाथ जी का जो व्यवहार था, जो उनकी थोड़ी सी जो अलग तरह की एरोगेंसी कह सकते हैं, एरोगेंसी की वजह से ये सरकार चलेगी। अभी भी जो कुछ हुआ, और अब सब कुछ ऐसा लग रहा था कि कांग्रेस एज पे है, जो लगातार आकलन आ रहे थे, सर्वे आ रहे थे कि एज पे कांग्रेस बनी हुई है, और टिकटें भी माना गया कि बहुत अच्छी टिकटें पहली बार शायद दी हैं, ऐसा एक जनरल परसेप्शन बन रहा था, आ रहा था, और विश्लेषक कह रहे थे, निकल के आ रहा था। वो जो एपिसोड हुआ दिग्विजय सिंह और कमलनाथ के बीच, खासकर कमलनाथ ने जब शिवपुरी वाले एपिसोड पे कह दिया कि आप कपड़े फाड़िए दिग्विजय सिंह और जयवर्धन के, ये कितना नुकसान पहुंचा सकता है? देखिए, कमलनाथ की जो स्टाइल ऑफ वर्किंग है, उसको आप अच्छा भी कह सकते हैं, खराब भी कह सकते हैं, लेकिन उनकी साफगोई जो है वो सार्वजनिक मंचों पर आ जाती है, जो कि राजनीतिक जीवन में ऐसा नहीं होना चाहिए। एक जो डिप्लोमेसी होती है, वो डिप्लोमेसी कमलनाथ में नहीं है। इसका नुकसान उनको सरकार में रहते हुए भी हुआ, और आज भी उसका नुकसान उनको हो रहा है, और कई बार उनकी ही पार्टी के लोग उनके इस साफगोई का कई बार दुरुपयोग भी करते हैं। तो इससे कमलनाथ को बचना चाहिए था, ऐसा मुझे लगता है। लेकिन जो कुछ एपिसोड हुआ, उससे जो आज असंतोष कांग्रेस में दिख रहा है, ये शायद उसकी वजह वो एपिसोड भी है कि उस एपिसोड ने थोड़े से जो असंतुष्ट थे, जो जिनका टिकट कट गया था या जिनको टिकट चाहते थे नहीं मिल पाया था, उन सारे लोगों को अपने असंतोष को दिखाने का एक मौका दे दिया। देखिए आपने कहा वो साफगोई कहीं नुकसान पैदा करती है, और वो कह गए वहां। फिर अगले दिन तो दोनों के बीच जो वार्तालाप हुआ उस मंच पे, जब वचन पत्र जारी किया गया, तो दोनों ने एक दूसरे से जिस तरीके का पूरा, भले उसको बैलेंस करने के लिए या उसे कुछ डाइल्यूट करने के लिए, मंच से जो दिग्विजय सिंह ने कहा कि वो कौन बी फॉर्म कौन जारी करता है, किसकी गलती थी, ये क्या और शायद एक गलती क्या दूसरी गलती हो गई? नहीं, वो तो पूरा प्रसंग एक ही है। वो पूरा प्रसंग जो है वो बातचीत के साथ, कपड़े फाड़ने से लेकर के, गलती किसकी से लेकर के,
वो पावर ऑफ अटर्नी देने तक का पूरा जी। प्रसंग एक ही है। उसने ये तो दिखा दिया कि टिकट वितरण में सर्वे का नहीं, नेताओं की चली है। वो नेता दिग्विजय सिंह हैं, कमलनाथ हैं या कोई और है, लेकिन ये बात तो बहुत साफ हो गया कि कांग्रेस में जो नेताओं के दबाव में टिकट दिया गया है, उम्मीदवार चुना गया है, ये तो बहुत साफ दिखता है। और यही वजह है कि जो कांग्रेस में टिकट वितरण के बाद हर पार्टी में संतोष उभरता है, कुछ बगावत भी होती है, लेकिन इस बार जो कांग्रेस में बगावत या संतोष देखने को मिल रहा है, जो कुछ ज़्यादा बड़ी संख्या में, मात्रा में है, उसका परिणाम यही है कि सार्वजनिक हो गया कि तो नेताओं के दबाव में टिकट बांटे गए हैं। बीजेपी में भी अंतर्द्वंद बहुत भारी है। जो टिकटें बटी हैं उसको लेकर, खासकर चौथी और पांचवी जो सूची हुई है, दोनों सूचियों को लेकर ऐसी उम्मीद थी कि कहा जा रहा था बार बार कि ये चौंकाने वाली सूची होंगी, बहुत बड़े पैमाने पे जो ऐसे चेहरे हैं जो जिनको लेकर रिपोर्ट्स थी, जो आपने सर्वे की बात की कि उनकी सर्वे में रिपोर्ट्स अच्छी नहीं थी, शायद टिकट कटेंगे, लेकिन उस पैमाने पर नहीं हुआ। उसे कैसा देखते हैं आप? नहीं, अब सर्वे में क्या था या क्या है, ये तो हम और आप नहीं कह लेकिन हम सकते। मैदानी स्तर पर तो देखते हैं जिनकी कमजोर हाँ, दिखता था कि नहीं जहां हम नहीं निकल नहीं के आते थे, हम नहीं नहीं, वो भी, चुनाव रिपोर्ट करने जाते तो वो लगता भी था कि मैदानी स्तर पर भी जो बात होती है ना, मैंने वही कहा ना कि ये आकलन करने का कोई ऐसा कोई मापदंड या कोई विधि नहीं है कि जिसमें ये मालूम पड़े कि फलां कैंडिडेट जो है वो कम लोकप्रिय है या कोई अधिक लोकप्रिय है, या कोई चुनाव जीतने वाला है या चुनाव नहीं जीतने वाला है। ये ऐसा कोई मापदंड नहीं है। ये हर एक का व्यक्तिगत आकलन है कि मुझे लगता है कि ये हार जाएगा, आपको लगता है कि वो जीत जाएगा। तो इसलिए जो एरर ऑफ जजमेंट की बात मैंने की, इसीलिए होता है। और जो सर्वे की जहाँ तक बात है, तो सर्वे में क्या निकल के आया और बड़े नेताओं ने क्या उसको देखा और उसमें क्या निष्कर्ष थे, वो हमको नहीं मालूम। लेकिन ये बिल्कुल तय है कि वो लिस्ट हमको, आपको या किसी और को कमज़ोर लगे या अच्छी लगे, लेकिन वहाँ पर उस तरह के दबाव का आभास नहीं होता टिकट वितरण में, जिस तरह कांग्रेस में नेताओं का दबाव दबाव दिखता है, जो वो बोल रहे हैं। उस तरह की स्थिति बीजेपी में नहीं दिखी। तो जाहिर है कि उसका एक एडवांटेज ये होता है कि पार्टी में असंतोष की स्थिति कम बनती है। 2008, 2013, 2018 तीनों चुनाव में चेहरा था बीजेपी के, शिवराज जी चेहरा थे। इस बार चेहरा कोई नहीं, सामूहिक नेतृत्व में जाना पड़ा है बीजेपी। इसे कैसे देखते हैं? ये कहीं नुकसान पहुंचाएगा, फायदा करेगा? कोई एंटी इनकम्बेंसी की बात हुई, क्या अकेले शिवराज जी की एंटी इनकम्बेंसी को माना जाए? केंद्र की एंटी इनकम्बेंसी उसमें नहीं, शामिल नहीं है? क्या इसके पीछे आप देखते हैं एज ए विश्लेषक? मेरे ख्याल से बीजेपी के किसी नेता ने न तो एंटी इनकम्बेंसी की बात की है, न चेहरे को किनारे करने की बात की है। ये आपका अपना सोचना है। ये या प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो उन्होंने कहा था कि आप अपना देखिए, अभी चेहरे की बात हम बाद में देखेंगे, चुनाव पहले, चुनाव के पहले चेहरा घोषित नहीं नहीं करके। नहीं, आप नहीं, गलत कह रहे हैं। दो सवाल किए गए थे। एक, चुनाव जीतने पर अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, तो उन्होंने कहा था कि ये काम पार्टी करेगी। बिल्कुल बिल्कुल। दूसरा सवाल था कि चेहरा कौन है, तो उन्होंने कहा सामूहिक नेतृत्व। शिव, नहीं बोला, क्या बात कर रहे हैं आप। जी। उन्होंने कहा कि शिवराज जी मुख्यमंत्री मेरे बगल में बैठे हैं, और क्या बोलेगा सिद्दीक। सामूहिक नेतृत्व की बात तो अभी तक किसी बीजेपी के नेता ने नहीं कही है। आपको कहाँ से सुनाई पड़ा मुझे नहीं मालूम। अधिकृत रूप से न एंटी इनकम्बेंसी की बात की गई है बीजेपी के अधिकृत तौर पर, न सामूहिक नेतृत्व की बात की गई है। तो इसलिए मैं तो इन सवालों को काल्पनिक ही मानूंगा। जो सारा कुछ हो रहा था, जो मध्य प्रदेश में 25 सितंबर का जो जलसा था, जिसके बाद बहुत सारी बातें हुई कि शिवराज जी को इग्नोर किया गया, मंच पे उनको नाम नहीं लिया गया, उनकी घोषणाओं का जिक्र नहीं किया गया। पहले भी ऐसा हुआ, आया निकल के कि उस तरीके का जिक्र नहीं हुआ, केंद्र की योजनाओं का जिक्र हुआ। वो लाडली बहना जैसी जो एक बहुत ऐसी स्कीम है जिसको गेम चेंजिंग के तौर पर रिड्यूस किया गया, माना जा रहा था कि वो परिवर्तन कर सकती है, और अभी भी हालात हैं उसको। उसके बाद शिवराज जी को जो सब कहना और करना पड़ा, इसको कैसे देखते हैं? उनको कहना पड़ा कि शिवराज को चेहरा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, चुनाव लड़ना चाहिए कि नहीं लड़ना चाहिए, मामा को मुख्यमंत्री होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। बाद में उन्होंने ये भी कहा कि क्या नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री होना चाहिए। और मैं ये एक और आया था कि जो हमारा साथ देगा हम उसका साथ देंगे। ये सब क्या था? इसको कैसे देखते हैं, क्योंकि आप बहुत नजदीक से नहीं, सब देखते हैं। ये बहुत जो है, जिसको जितनी गंभीरता से आप इसको ले रहे हैं, ये उतना गंभीर प्रसंग है नहीं। सामान्य तौर पर जो शिवराज सिंह की स्टाइल जो है, वो भाषण देने की, वो जहाँ भी भाषण देते हैं वहाँ पर लोगों से सवाल करना, वो हर 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 आम सभा में करते हैं वो, कि आपको ये फायदा मिला कि नहीं मिला, ये ऐसा हुआ कि नहीं हुआ, और लोगों से जवाब
वो मांगते हैं, हर सवाल पर मांगते हैं। तो मुझे तो इसमें कोई नया ऐसा कुछ लगा नहीं कि जिसमें असामान्य कोई बात की गई हो। और चुनाव के दौरान कई बार जो है भावनात्मक तरीके से बात रखी जाती है, क्योंकि आप अपने प्रति एक सहानुभूति पैदा करते हैं लोगों में। तो आपकी योजनाएं, आपके कार्यक्रम, आपकी उपलब्धियां, इन सब के बाद जो आखिरी दौर की जो बात होती है वो होती है कि लोगों में भावनात्मक उभार पैदा करना, अपने प्रति सहानुभूति पैदा करना। तो इन सारी बातचीत को मैं उस रूप में देखता हूं कि वो एक भावनात्मक उभार पैदा करने वाली बात थी, उसमें कोई बहुत राजनीतिक निहितार्थ मैं नहीं देखता। दोनों यदि हम टिकटों की बात करें, एक तो आपने साफ कह दिया कि ये भावनात्मक था, लेकिन निकल के तो यही एक आया और उसके बाद जो चीजें हुई, एपिसोड्स हुए कि कहीं आला कमान कुछ थोड़ा टर्न डाउन हुआ है, चिट्ठी भी फिर मोदी जी को लिखना पड़ी। इसको कैसे, वो पहले तो नहीं था, चिट्ठी उन्होंने लिखी, फिर शिवराज जी ने अपील जारी किया, वो कांग्रेस को घेरते उन्होंने कहा। जो बात आपने कही कि प्रधानमंत्री अपनी आम सभा में मध्य प्रदेश में आकर यदि मुख्यमंत्री का उल्लेख या उनकी कोई तारीफ नहीं करते हैं, तो ये निश्चित रूप से सामान्य प्रक्रिया नहीं थी, ये एक असामान्य बात थी। क्यों ऐसा हुआ ये मैं नहीं कह सकता। हो सकता है कि इसके कारण राजनीतिक न हो, कुछ और हो, क्योंकि कई बार क्या होता है कि नरेंद्र मोदी पैन इंडिया भाषण जो देते हैं तो उसमें राज्यों का उल्लेख नहीं होता। तो हो सकता है कि वैसा कुछ हो, लेकिन जो एहसास हमको आपको हुआ कि वो सामान्य नहीं था, शायद ये एहसास दिल्ली में भी हुआ हो और उसको एक तरह से वो चिट्ठी लिखकर उसको उन्होंने समाप्त किया हो कि ऐसा कुछ नहीं है। तो मैं समझता हूं कि उस चिट्ठी के बाद तो वो सारे सवाल जो हैं वो खत्म हो जाते हैं। अच्छा, हैवी वेट जो लोगों को उतारना पड़ा है, पहले भी उतारा है, सांसदों को पहले भी प्रयोग हुआ है। मध्य प्रदेश में थोड़ा सा इसके पहले ऐसा नहीं हुआ था, कम हुआ था। एक साथ 3 केंद्रीय मंत्री, 4 सांसद, फिर महासचिव भी बीजेपी के, राष्ट्रीय महासचिव, इन सब को लेकर भी बड़ी चर्चा हुई कि शायद बीजेपी को कहीं कोई कठिनाई है, उससे जोड़ा गया। इस पे आपकी क्या प्रतिक्रिया, कैसे देखते हैं? मुझे नहीं लगता कि यदि बीजेपी को कठिनाई कोई है भी तो केवल 4 विधानसभा क्षेत्र में बड़े नेताओं को उतार देने से वो कठिनाई दूर हो जाएगी। नहीं, उनका सोच था कि ये आसपास की सीटों में फायदा देंगे। यदि आप उनके लोकसभा चुनाव के और बाकी तमाम परिणामों को या उनके पुराने रिजल्ट को देखेंगे तो ऐसा कहीं होता नहीं, बल्कि तो नरेंद्र सिंह तोमर को तो पूरे प्रदेश का इंचार्ज बनाया गया था और उनको यदि एक विधानसभा क्षेत्र में बांध दिया गया तो मैं नहीं समझता कि ये चुनाव के लिहाज से है। ये पार्टी का आंतरिक समीकरण है, वो समीकरण किस तरह का है, क्या है, ये समझना पड़ेगा, लेकिन इसका चुनाव से बहुत ताल्लुक नहीं है कि इनको चुनाव से उतारने से चुनाव में बहुत फायदा होगा। ये पार्टी का आंतरिक समीकरण है जिसके चलते इनको विधानसभा चुनाव लड़ाया जा रहा है। अभी जो टिकटों का वितरण दूसरे दल भी कर रहे हैं, बसपा जिस तरीके से मैदान में, बसपा थोड़ा सा लड़ती रही है, लेकिन इस बार थोड़ा जिस तरीके से उसके कैंडिडेट सामने आ रहे हैं, असंतुष्टों को देती थी टिकट, लेकिन ये कहा जा रहा है, एक जनरल कांग्रेस खासकर आरोप लगाती कि ये तो भाजपा की बी टीम के तौर पे काम कर रही है। अभी हम इस पे चर्चा कर रहे थे कि वो इंडिया अलायंस में नहीं है, वो अलग है। इसको आपने एज ए विश्लेषक कैसे देखते हैं? नहीं, कौन क्या आरोप लगाता है वो उसका जवाब वो देगा, उससे मेरा कोई ताल्लुक नहीं है कि किसको विश्लेषक के तौर पे कैसे देखते हैं इसको, कि क्या कोई इससे किसको फायदा घटा? विश्लेषक के रूप में देखना अलग चीज है, किसी के बयान पर टिप्पणी करना एक अलग चीज है। उनका बयान उनकी जगह पर है, वो क्या है उसका जवाब वो देंगे वो। लेकिन बीएसपी के साथ, बीएसपी या आप या सपा, इन पार्टियों को कोई बहुत इंडिपेंडेंट इनका अपना ऑर्गेनाइजेशन मजबूत हो, यहाँ ऐसा नहीं है। इनको हमेशा ये होता रहा है कि जो कांग्रेस और बीजेपी में जिनको टिकट नहीं मिला और जो बगावत कर गए वो इन दलों के शरण में आते हैं। इस बार चूंकि बगावत दोनों पार्टियों में काफी बड़ी संख्या में है तो उसी तरह उसका फायदा बीएसपी और आपको मिल रहा है। बहुत सारे लोग यहाँ से निकलकर बीएसपी में जा रहे हैं और मुझे तो लगता है कि बीएसपी जो है इस बार जो 90 के दशक में जो 10-12 सीटें वो जीतती थी, शायद है कि वो इस बार इन जो कांग्रेस और बीजेपी की जो बागी हैं उनके सहारे वो उस तरह की सीट फिर से पाले। ये जो अभी मौजूदा जो इश्यूज हैं, इन इश्यूज में क्या देखते हैं? सबसे बड़ा इशू इस समय क्या आप पा रहे हैं कि जो बहुत ज्यादा दलों पर फर्क डालने वाला है, खासकर सत्तारूढ़ दल, और कांग्रेस के लिए क्या मुसीबत के सबब कौन से इश्यूज दिखते हैं? आजादी के बाद से आज तक जितने भी चुनाव हुए हैं उनमें कोई इशू कभी नहीं रहा, केवल चेहरा रहा। इवन पार्टी भी कोई मुद्दा नहीं रहा। जो आजादी के बाद पहला दूसरा चुनाव हुआ वो कांग्रेस को नहीं, नेहरू को वोट था, इंदिरा गांधी को वोट था,
अटल बिहारी वाजपेयी को वोट था, नरेंद्र मोदी को वोट था। तो यहाँ तो चुनाव में किसी मुद्दे को तलाशना एक एकेडमिक कोशिश हो सकती है, लेकिन मुद्दे होते नहीं है। वो मुद्दे होते हैं केवल चेहरा। तो पूरा चुनाव जो विधानसभा का मध्य प्रदेश में होने जा रहा है, उसमें मुद्दा है शिवराज या कमलनाथ, बस। और मोदी और राहुल गांधी में, प्रियंका गांधी में मोदी बहुत अप है, लेकिन इन दोनों को कैसे देखते? दोनों राज्य के चुनाव में इनका कोई बहुत मतलब नहीं होता, क्योंकि उनको मालूम है कि नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री नहीं बनने वाले हैं, या सोनिया गांधी राहुल गांधी मुख्यमंत्री नहीं बनने वाले हैं। तो जो मुख्यमंत्री बनने वाले हैं उनके बीच मुकाबला होगा, उनके बीच लोग तय करेंगे कि उसको हमको चुनना है। अच्छा, ओबीसी का एक बड़ा यहाँ 50% से ज्यादा ओबीसी वर्ग है, बहुत बड़ा वोट बैंक है, और जिस तरह से कांग्रेस ओबीसी ओबीसी बात करी और टिकटों में भी परिलक्षित हुआ, लोगों ने बड़े उस ओबीसी वाले फैक्टर को आप कैसे देखते हैं? उसको लेकर आपका क्या आकलन है? क्या किसको घाटा फायदा? ओबीसी जो है, जो 50% से ऊपर हैं, वो अचानक तो पैदा नहीं हुए, बिल्कुल वो तो हर चुनाव में रहे हैं। जी। तो उसका क्या असर रहा है? तो इसलिए जो है ओबीसी अलग से कोई फैक्टर होगा, वो मैं नहीं मानता चुनाव में। और बल्कि सवाल ये उठ सकता है कांग्रेस को लेकर कि आज अचानक ओबीसी का प्यार कैसे उठ गया आपको? कल तक ओबीसी के बारे में क्या था आपका एटीट्यूड? तो इसलिए मैं समझता नहीं हूँ कि बहुत मैटर करता है। वैसे भी आप देखेंगे कि जाति का जो प्रभाव है चुनाव में, बिहार और उत्तर प्रदेश में जिस तरह से वो प्रभावित करती जाति व्यवस्थाएं, मध्य प्रदेश में उस तरह का जातिगत प्रभाव चुनाव में नहीं रहा है। आखिरी सवाल, कि दोनों की जो लिस्ट है, हम क्योंकि बात कैंडिडेट पे ही आपने कहा कि पूरा कुछ प्रत्याशी पे निर्भर है और कमलनाथ और मुकाबला शिवराज के बीच ही मुख्यतः है, तो दोनों की सूचियों में बेहतर सूची को किसको देखते हैं आप? क्या दोनों में अब क्या देखते हैं? कुछ ये बताना बहुत मुश्किल है, इसीलिए मुश्किल है ये, क्योंकि ये तय करना कि कौन अधिक जीतने वाला है, कौन कम जीतने वाला है, ये आकलन तो कभी हो ही नहीं सकता। और जो भी इसका आकलन करने की बात करता है, वो आज की तारीख में अभी, क्योंकि अभी चुनाव में कम से कम 20 दिन 25 दिन बाकी हैं, और अभी तो नाम वापसी की तारीख बची है। नाम वापसी के बाद स्थितियां क्लियर होंगी, तब ये बात जरूर हो सकती है। लेकिन आज की तारीख में केवल सूचियों के आधार पर ये तय करना कि इनकी सूची अधिक है, अच्छी है या उनकी कम अच्छी है, ऐसा बहुत मुश्किल है, वो संभव नहीं हो। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमारे लिए समय निकाला, हम शुक्रगुजार हैं आपके। धन्यवाद। ये थे मध्य प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकार श्री जयशंकर जी, जिनका साफ कहना है कि मध्य प्रदेश में चुनाव तो सीधे सीधे कमलनाथ और शिवराज के चेहरे पे होने वाले हैं। ना तो यहाँ मोदी फैक्टर है, ना कोई राहुल गांधी प्रियंका गांधी चलने वाले हैं। कुल मिलाकर सीधा मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी के बीच पाने। और एक नई जो आपने बात कही कि इस बार शायद बसपा बड़ा एक खेल कर सकता है, बड़ी सीटें लेकर आ सकता है। आज के इस एपिसोड में इतना ही। हम फिर किसी नए वीडियो के साथ आपके समक्ष उपस्थित होंगे। हमारा ये मध्य प्रदेश का चैनल नया है, इसे लाइक कीजिए, इसे सब्सक्राइब कीजिए, हमारे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए और देखते रहिए 4 PM मध्य प्रदेश, 4 PM नेशनल और 4 PM हमारे अन्य राज्यों के चैनलों को। धन्यवाद, नमस्कार।